बात बात पर धमकी देना शैली की आदत थी। वो ससुराल वालों को हमेशा डरा कर रखती। गर्मी से प्रॉब्लम है मुझे, सब्जी काट कर दे दो, छोंक दूंगी। और हाँ, रोटी नहीं बनाऊंगी मैं। हाँ, साफ साफ बोल देती हूँ। तू रहने ही देना फिर। सब्जी मैं काट दूं, रोटी मैं बना दूं, तो तू क्या करेगी? जा यहाँ से। हाँ, देखिए सासू माँ, इज्जतदार घर की लड़की हूँ मैं। यहाँ शादी करके सिर्फ खाना बनाने नहीं आई हूँ। हाँ, अरे जल गई तो। हाँ बहू, दुनिया भर की औरतें जो घर का काम करती है वो तो जलती ही रहती है। अरे हमने जिंदगी किचन में काट दी है। शैली की जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसकी बात का जवाब दिया हो। देख लीजिए सासू माँ, मैं ये आपको पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ। मुझे बातों का जवाब मत देना, हाँ, वरना। बहू सास को डराकर कमरे में चली जाती है। सास भी समझ नहीं पाती कि आखिर बहू को हो क्या गया है। वो बेटे के पास जाती है और बहू की सारी बात बता देती है। अरे माँ, इतने गलत तरीके से कौन बात करता है? अरे वो भी अभी अभी तो बहू बनकर आई है हमारे घर में। बात करता हूँ मैं उससे। हाँ बेटा, या तो तू बात कर ले, नहीं तो मुझे वृंदावन ही भेज दे। अरे रुक ना माँ, तुझे वृंदावन की पड़ी है। कहाँ ना बात करता हूँ मैं उससे। बेटा बीवी से बात करता है। क्या बात है शैली, माँ कितनी परेशान है। क्या बोल दिया है तुमने उनको? शैली तो अपनी ही अंदाज में है। बोला नहीं है, धमकी दी है, धमकी। तुम्हें बताया नहीं क्या? बोलना बात करना नहीं आता मुझे। हाँ देखो शैली, हम लोग मोहल्ले के सबसे इज्जतदार लोग हैं। हम लोगों के घर से कभी किसी ने तेज आवाज में बात तक नहीं सुनी। माँ कितनी डरी हुई है कि न जाने तुम क्या कर दोगी। क्या कर दूंगी? मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की या फिर कुछ और किया ना, तो मैं फांसी लगा लूंगी और लेटर लिख दूंगी कि तुम मुझे परेशान करते थे, मेरे ससुराल वाले मुझे तंग करते थे, फिर सारी जिंदगी काटना जेल के अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बात? पति समझ जाता है कि भाई एक गलत लड़की से पाला पड़ गया है, लेकिन अब करे तो क्या करे। वो शैली को बिना बताए उसके मायके जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके ससुर जी बर्तन धो रहे हैं। अरे ससुर जी, ये क्या, ऑफिस नहीं गए आप? ससुर दामाद को देखकर दंग रह जाता है। अरे दामाद जी, नहीं, वो क्या है ना, आज जरा छुट्टी ले रखी है। वो क्या था कि तभी सास आ जाती है। वो क्या है ना, किट्टी रखी है मैंने घर पर। मेरी आज कुछ सहेलियां आ रही है, काम वाली भी नहीं है तो इन्हीं को रोक लिया। अरे आप बैठो ना। कैसे आना हुआ दामाद जी? देखिए सासू माँ, आपकी बेटी ने हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। मैं ऐसे नहीं रख सकता उसे समझा दीजिए कि ससुराल में सास ससुर के साथ कैसे रहा जाता है, वरना ये तो वो शब्द था जिस पर सिर्फ शैली और उसकी माँ का हक था। वरना सुनकर शैली की माँ भड़क जाती है। अरे वो वेनिला बोल रहा है भाग्यवान। वेनिला आइसक्रीम खाने का मन है उसका। वेनिला आइसक्रीम? कैसी बात कर रहे हैं ससुर जी? यहाँ जिंदगी पिघली जा रही है और आपको वेनिला आइसक्रीम की सूझ रही है। मैं बोल रहा था कि आपकी बेटी को समझा ले, वरना क्या है? नहीं, तुम ये बताओ कि वरना क्या? वरना मैं तलाक ले लूंगा। सास को दामाद की बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो अपना कंट्रोल ही खो देती है। मैं तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगी। सास कहीं फोन करती है और वहीं दामाद के पास उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटा कहाँ है? जल्दी घर आ, यहाँ तो पुलिस वाले आ गए हैं। बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बहू को जलाने की कोशिश की है। अरे बेटा जल्दी आ जा। बेटा माँ को रोता देखकर खड़ा हो जाता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि कैसे लोग हो तुम। बेटा घर आ जाता है।
जहाँ बहू आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है और माँ को पुलिस ने पकड़ कर रखा होता है। पति को देखकर, ले जाओ अब इस बुढ़िया को, ये रहा इसका बेटा, ना हो तो इसे भी ले जाओ। अरे क्या बकवास कर रही हो, शर्म नहीं आती? जिस घर में कभी कोई बात आज तक नहीं हुई, तुमने पुलिस बुला ली। देखिए सर, वैसे तो देखकर ही लग रहा है कि मामला क्या है, लेकिन क्या करें, इनकी माँ ने कंप्लेंट की है। बेटा पुलिस वालों में से किसी सीनियर से बात करता है और फिर उन्हें वहाँ से भेज देता है। पुलिस वालों के जाने के बाद, बेटा मैं नहीं रह सकती, प्लीज मुझे कहीं भेज दो। माँ की हालत देखकर बेटे की भी आंख भर जाती है। माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, ये औरत मुझे मार देगी। देखा, और जाओ मेरे माँ की रोना धोना करने। मजा आ गया आज तो। ये तो ट्रेलर था, ट्रेलर, पूरी फिल्म अभी बाकी है। शैली की यह हरकत से बेटा और माँ डरे रहते हैं। बेटा एक बार ऑफिस में गुमसुम बैठा होता है कि उसका कलीग उससे पूछता है, अरे क्या हुआ रोहन, इतना मस्त और जिंदा दिल लड़का इतना शांत कैसे हो गया? घर पर सब ठीक तो है ना? रोहन को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, लेकिन उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा होता है। नहीं यार, बीवी परेशान कर रही है। अरे तो उसके माँ बाप से बात कर। रोना तो इसी बात का है कि वही लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। यार जिंदगी काटनी सच्ची मुश्किल हो रही है। अरे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। एक काम कर, अब मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। रोहन दोस्त के बोलने पर अब बीवी के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा उसने कहा था। ना उससे डरता, ना ही उसकी ओर ध्यान देता। माँ आओ, खाना खा लो। ये लो, मैं चिकन कबाब लेकर आया हूँ। अरे वाह बेटा, चिकन खाए तो जमाने हो गए। बहू खाती नहीं है और बनने भी नहीं देती। इस घर में चिकन किसके बोलने पर लाए हो? अभी बताती हूँ मैं। शैली गुस्से से चिकन का कटोरा फेंकने के लिए उठाती है कि रोहन अपने फोन का वीडियो बटन ऑन कर देता है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी बीवी कैसे मेरी माँ के सामने उसका खाना छीन कर फेंक देती है। शैली घबरा जाती है और जल्दी से कटोरा वापस रख देती है। ये क्या है? मैंने अपना चैनल शुरू किया है। अब अगर तुमने कुछ भी गलत रिपोर्ट करने की कोशिश की तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी सारी हरकत ऑनलाइन है। और हाँ, लाइव भी हो सकता है। एरिया का थाना इंचार्ज भी इसमें ऐड है। मैं फांसी लगा लूंगी। अरे लगा लो ना, रुको मैं लाइव बटन ऑन कर देता हूँ। पति लाइव बटन ऑन कर देता है। हाँ अब लगाओ। देखो लोगों के कमेंट आने भी शुरू हो गए, चलो जल्दी करो। बीवी डर जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि सोशल मीडिया के दौर में किसी को परेशान करना और किसी का घर खराब करना इतना आसान नहीं है। रमेश और सुनीता का भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में बड़ा बेटा सौरभ, उसकी पत्नी रीमा, छोटा बेटा पंकज और उसकी पत्नी अनन्या रहा करते थे। सौरभ और रीमा का 1 साल का एक बेटा था और घर की छोटी बहू यानी कि अनन्या अभी प्रेग्नेंट थी। जब रीमा ने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उस वक्त तक पंकज और अनन्या की शादी नहीं हुई थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते रीमा को घर में ज्यादा पूछा जाता था। जब अनन्या प्रेग्नेंट हुई तो उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी और इसी के चलते घर के सारे लोग बार बार बस एक ही बात कहते थे। जब रीमा ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और वो प्रेग्नेंट थी तो उसे इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। इस वक्त अनन्या का 9वां महीना चल रहा था और एक दिन सुबह के वक्त वो देर से सोकर उठी। पंकज बेटा कहाँ है? तुम्हारी बीवी को देखो, अब तो 9वां महीना चल रहा है। अब तक तो उसकी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए थी। हाँ देवर जी, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। हमारी देवरानी जी तो सारा दिन आराम करती रहती है। अरे अब तो थोड़ा काम कर ले। तुमने देखा है ना पंकज, तुम्हारी भाभी प्रेगनेंसी में कितना काम करती थी। अरे तुम दोनों भी ना सुबह सुबह शुरू हो गई। अरे भाई, सबका शरीर अलग अलग होता है। अब हो सकता है कि अनन्या को ज्यादा परेशानी हो। आपकी बात ठीक है पापा जी, लेकिन वो क्या है ना,
कई बार प्रेगनेंसी में ज्यादा आराम करने से बाद में प्रॉब्लम आती है। नहीं तो क्या, रीमा ठीक कहती है। तभी अचानक से पंकज के कमरे से अनन्या के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग दौड़कर उसके कमरे की तरफ जाते हैं, जहां अनन्या दर्द से तड़प रही थी। ये देखकर घर के सब लोग घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ अनन्या को? लगता है बहू की डिलीवरी का वक्त हो गया है। सौरभ बेटा, जल्दी से कार बाहर निकालो, हमें अनन्या बहू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल वाला बैग पैक कर देती हूँ, सारा जरूरी सामान रख देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। चिंता मत करो अनन्या, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग अनन्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अनन्या को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर साहब, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, हमने चेक कर लिया है, अब तक सब ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को नॉर्मल डिलीवरी होगी ना? जी हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे मम्मी, अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अब डिलीवरी तो नॉर्मल ही होनी चाहिए, वरना एक बार ऑपरेशन हुआ ना तो फिर महीनों तक रेस्ट करते रहो। कुछ देर तक सब लोग अनन्या की डिलीवरी का इंतजार करते हैं। सब लोग अनन्या की तबीयत को लेकर परेशान थे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। पंकज दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है। बताइए ना डॉक्टर, सब ठीक है ना? देखिए, हमें अनन्या जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो नॉर्मल डिलीवरी करने की हालत में नहीं है। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, बात क्या है? एक्चुअली आपकी बहू बच्ची को डिलीवरी करने के लिए प्रेशर नहीं लगा पा रही है, इसलिए सर्जरी करना ही बेटर ऑप्शन है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा सही हो वैसा ही कर दीजिए। और इस तरह अनन्या सर्जरी से एक बेटी को जन्म देती है। हॉस्पिटल से जाने से पहले देखिए, अनन्या जी को 3 महीने तक पूरा आराम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद भी ज़्यादा काम ना करे तो ठीक रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही ध्यान रखेंगे। और उसके बाद सब लोग अनन्या को लेकर घर आते हैं। लेकिन ऑपरेशन होने की वजह से अनन्या की हालत बहुत कमजोर थी और इस वजह से वो अपने बच्चे को ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब अनन्या घर के काम करने के लायक नहीं हुई तो घर के सब लोगों को उस पर गुस्सा आने लगा। अब तो तुम्हारी डिलीवरी को 1 महीना हो चुका है, हम कब तक तुम्हारे बच्चे को गोद में लेकर घूमेंगे? अब इसे संभालना सीख जाओ अनन्या। मम्मी जी, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, अभी ज़्यादा देर तक इसे गोद में लेकर बैठे रहना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और साथ ही कमर में दर्द भी होता है। अब ऑपरेशन के बाद तो ये सब होना ही था, इसीलिए कहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी सही रहती थी। रीमा ठीक कहती है, जब उसे बच्चा हुआ था तो 15 दिन बाद ही घर का सारा काम करने लगी थी। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल होती, लेकिन तुमने अपनी प्रेगनेंसी में इतना आराम किया ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे 3 महीने और आराम करने के लिए कहा है, और वैसे भी मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए घर के काम में इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगी। हाँ सुनीता, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर रीमा की तरह अनन्या को भी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती तो वो अपने साथ इस बच्चे का काम भी अच्छे से कर लेती। मैंने सुना है कि सिजेरियन से बच्चा होने के बाद वजन भी बहुत बढ़ जाता है। भाभी को देखो, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो अभी तक वो पहले जैसी ही दिखती हैं। अनन्या कहीं तो मोटी हो गई तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा आराम के चक्कर में तुमने अपना शरीर खराब कर लिया। सब लोगों की बातें सुन सुनकर अनन्या दुखी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। अब अनन्या को बच्चा हुए 2 महीने हो चुके हैं, कब तक वो बिस्तर पर पड़ी रहेगी? हाँ बहू, तुम जाओ, वैसे भी काफी दिन हो चुके हैं। रीमा अपने मायके चली जाती है। इसकी वजह से घर का सारा काम सुनीता और अनन्या पर आ जाता है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अभी तक मेरा लंच नहीं बना क्या? अरे बना रही हूँ, अब इस उम्र में मेरे हाथ इतना जल्दी जल्दी थोड़ी ना चलते हैं। रीमा होती तो अब तक घर का सारा काम कर चुकी होती। माँ, मैं भी लेट हो चुका हूँ, नाश्ता कहाँ है? अरे इतना ही लेट हो रहे हो तो अपनी बीवी से क्यों नहीं कहते? कहो उसे जरा रसोई में आकर काम करे।
माँ वो बच्ची को संभाल रही है ना, और वैसे भी उससे घर का काम होता कहाँ है। ये भी ठीक है। मेरी बीवी को जब बच्चा हुआ था तो 15 दिन के बाद ही मेरा टिफिन बना कर रखने लगी थी, और घर के बाकी लोगों का खाना भी बनाती थी वो। अरे रीमा की तो बात ही कुछ और है। जानते हो, पूरी प्रेगनेंसी में काम करती थी और उसके बाद पूरा 2 किलोमीटर का वॉक भी करके आती थी, और इसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो गई और उसकी सेहत भी जल्दी जल्दी सुधर गई। लेकिन अनन्या को देखो, आराम कर करके अपना और हमारा सबका काम खराब कर दिया। बात तो आपकी ठीक है माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। मैंने भी देखा है, पूरे 9 महीने अनन्या ने सिर्फ आराम किया है, और इस वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। देखो पंकज, अब बहुत हो चुका है। जाकर अपनी बीवी से कहो कि बिस्तर से उठे और कम से कम हमारा ना सही, तुम्हारा और बच्ची का काम तो पूरी तरह कर लिया करे। और कब तक उसकी बच्ची को संभालने के लिए घर में नौकरानी आती रहेगी। अनन्या अपने कमरे में बैठकर सब लोगों की बातें सुन रही थी और काफी परेशान भी हो रही थी। अगले दिन सुबह के वक्त अनन्या रसोई में आकर काम करने लगती है, लेकिन कमरे से उसकी बच्ची के रोने की आवाज आती है। मम्मी जी, मैंने आधा नाश्ता तो बना दिया है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, आप कर लेंगी प्लीज। हाँ हाँ बहू, तुम्हें तो बहाना चाहिए होता है। जरा सा मौका मिला नहीं कि बस चल दिए। अरे घर की बड़ी बहू ने भी बच्चे का जन्म दिया था, उसने तो ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन मम्मी जी, मेरी बेटी रो रही है, मैं उसे रोता हुआ कैसे देख सकती हूँ। कोई बात नहीं अनन्या, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। तुम अभी रसोई का काम संभालो। देखो बहू, थोड़ी देर रोने से बच्चे को कुछ नहीं हो जाता। अरे रीमा तो घर का सारा काम करने के बाद ही मुन्ने को गोद में उठाती थी। अब बच्चे को ज्यादा गोद में रख रख कर ना उनकी आदतें खराब करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी? मैं अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। देखा पंकज बेटा, तेरी बीवी ना कुछ ज्यादा ही नाजुक है। ठीक से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अब उसके काम नहीं कर सकती, और अब बच्चा रो रहा है तो उसे रोते हुए देख नहीं सकती। अरे लाओ भाई, अब इस उम्र में सारा काम मैं ही कर लेती हूँ। आए दिन अपने घर वालों के ताने सुन सुनकर अनन्या काफी परेशान हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद रीमा अपने मायके से लौटकर आ जाती है। तब तक अनन्या घर के काम और बच्चे को संभालने की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी। अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? कितनी कमजोर लग रही हो तुम। अगर तुम्हारी हालत ऐसी रही तो आने वाले वक्त में बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगी। कुछ नहीं भाभी, वो बस थोड़ा काम ज्यादा था ना, इसलिए। एक काम करो अनन्या, तुम कुछ दिन आराम करो, मैं वापस आ गई हूँ ना, घर के काम मैं कर लूंगी। ये क्या बहू, मायके से आने के बाद तुम बदली बदली क्यों लग रही हो? पहले तो तुम ही कहा करती थी अनन्या सारा दिन आराम करती रहती है, और अब तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। आप ठीक कहती है मम्मी जी। मैंने अनन्या से हमेशा यही शिकायत रखी कि ज़्यादा आराम करने की वजह से उसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई और उसका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हमारी सोच गलत थी। लेकिन अचानक से क्या हो गया बहू? यहाँ से जाने से पहले तो तुम भी बात बात पर अनन्या को ताने मारती थी। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरे मायके में मेरी भाभी को भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ, और उनके डॉक्टर ने मुझे समझाया कि सबका शरीर अलग अलग होता है। जो गलती मैंने अनन्या के साथ की थी, वही गलती मैंने अपनी भाभी के साथ भी कर दी। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने डॉक्टर से मिलवाया और सारी बात समझाई, तब मुझे समझ में आया कि हमने अनन्या के साथ गलत किया। हाँ बेटा, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। हमारे ताने और जिद के चक्कर में अनन्या बहुत कमज़ोर हो गई है। चिंता तो मुझे भी इसकी हो रही थी, लेकिन बार बार लगता था कि जब तुम्हारी डिलीवरी हुई थी तब तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यही सोचकर मैंने अपनी बहू के साथ गलत कर दिया। लेकिन अब भी देर नहीं हुई मम्मी जी, हम दोनों चाहे तो मिलकर अब भी अनन्या को आराम करवा सकते हैं। और इसके बाद अनन्या की सास सुनीता और जिठानी रीमा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाती है और अपने घर का काम फिर से संभाल लेती है।